राम राम नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं खीरे की क्रॉप के ऊपर। क्या सही टेम्परेचर होना चाहिए खीरे की बुआई के लिए, कौन कौन सी खादों का यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, कौन कौन सा बीजों की चयन करनी चाहिए, बुआई हमें अधिक पैदावार लेने के क्या क्या उपाय हैं, कौन कौन से इसमें रोग लगते हैं, उसका उपचार क्या है, एवरीथिंग आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खीरों की बीज का चयन करना, यानी सेलेक्टिंग द हाई क्वालिटी बीज और हाई यील्डिंग सीड्स। अब किसी फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए हम सबसे अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो है बीज सिलेक्शन, सीड सिलेक्शन, बीज का सही चयन करना। अगर किसान अपने खेतों के लिए, अपनी फसलों के लिए सही बीजों का चयन नहीं कर पाएगा तो आगे चल के वो अच्छा खासा दर नहीं ले पाएगा, अच्छी पैदावार नहीं ले पाएगा, जिससे उसे मुनाफा भी कम होगा। और हर किसान यही सोच के खेती करता है कि उसका फसल में काफ़ी अच्छा दर बनाए, काफ़ी अच्छी पैदावार मिले, ताकि उसको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिले। तो इसके लिए हमें पहला जो स्टेप लेना है वो है हमारा सीड। अब हर तरह के एरिया में अलग अलग बीजों की डिमांड है। ये डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उन पे डिपेंड होता है कि वो कौन सी बीजों का चयन करते हैं, उनके एरिया में कौन सा सूटेबल होता है सीड्स। जैसे हमारे एरिया में लोकल अगर बात कर ले तो हमारे एरिया में जो हाई लेवल डिमांड रेट पे है वो है वीएनआर की कुमूर, इंडस का हीरल, ऐसे और भी अन्य खीरे की बीजें हैं जो अलग अलग मार्केट में अलग अलग डिमांड पे हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपके मार्केट में ऐसी कौन सी बीजें हैं जो काफ़ी हाई डिमांड पे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट, उनको काफ़ी अच्छी पैदावार देती हैं, तो आप अपने जो जहाँ से आप बीज खरीदते हैं उस दुकान पे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा अप्रोक्सीमेटली आपको डिमांड के बारे में पता लग जाएगा, काफ़ी रिलेट कर पाएंगे आप कि आपके मार्केट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी हाई लेवल की डिमांड पे हैं, या फिर जो आपने अपने खेतों में पिछली साल जो बीज लगाए थे वो बीज का भी आप चयन कर सकते हैं अगर उसका रिजल्ट अच्छा रहा तो। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है। अब सीड बीज चयन के बाद हम बात कर लेते हैं बीज उपचार की, जिसे हम इंग्लिश में सीड ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब हमारे इस बीजों की उपचार क्यों जरूरी होते हैं, सीड ट्रीटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, जो हमारे खेतों में जो पहले फसल लगी होती हैं उनकी कटाई के बाद कुछ अवशेष अपने खेतों में हमारे रह जाते हैं, जुताई के बाद भी कुछ ना कुछ अवशेष रह ही जाते हैं। अब उनको डिकम्पोज करने के लिए जो हमारे खेतों में अलग अलग तरह की बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट्स, हर तरह की इसमें चीज होती हैं जो हमारी जो फसल जो पहले लगी होती है उसको डिकम्पोज करने का काम करती हैं। वह उसी टाइम में अगर हम अपनी जो बीज है उसको अपने खेतों में लगा देंगे तो ये काफ़ी हाई लेवल चांसेस है कि हमारे जो बीज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके साथ डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो जितने भी उसमें बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट्स होते हैं उस पर अट्रैक्ट करेंगे, उसको हार्म करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो बीज है वो नष्ट हो जाएगा। तो इससे बचाव के लिए हमें जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है, जो कि एक फफूंदी नाशक है, उससे प्लस एक इंसेक्टिसाइड से जो कि कीटनाशक होता है, और उससे अपने बीजों को उपचार कर लेनी चाहिए, यानी उससे अपनी सीड का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो फफूंदीनाशक जो हमारा फंगिसाइड आता है, इसका जो कि कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% के कॉम्बिनेशन में आता है, उसको अपने से 2 ग्राम प्रति पैकेट सीड के साथ उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद हमें उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है छाए में सूखने के लिए। जब वो काफ़ी अच्छे से स्टिफ हो जाए इसके ऊपर, तब हमें उसके बाद उसको 10 मिनट के बाद किसी अच्छे से इंसेक्टिसाइड, जो कि मिडाक्लोप्राइड हो सकता है, इमामेक्टिन हो सकता है, प्रोफेनोफोस हो सकता है, थाइमेक्साथाम हो सकता है, या इनमें से किसी एक इंसेक्टिसाइड के से उसको 2 ml प्रति एक पैकेट बीज के साथ उसको ट्रीट कर लेना है, उसको उपचार कर मिक्स करके उसको छाया में 10 मिनट के लिए फिर से छोड़ देना है सूखने के लिए, बुआई से 1 दिन पहले। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। अब इसके बात कर लेते हैं बेसल डोज के ऊपर।
अपने खेतों में बीज की सही उपज के लिए कौन कौन सी ऐसी खादों का हमें मिक्सचर करके अपने खेतों में डालना है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं यूरिया, जो कि 90 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, सिंगल सुपर फास्फेट जो कि 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, प्लस MOP 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों खादों को अच्छे से मिक्स करके हमें खेत की 2 जुताई कराने के बाद अपने खेतों में छिड़काव करा देना है, फेंकवा देना है। अब उसकी फेंकवाने के बाद उसकी खेत की तीसरी जुताई करवा देनी है। अब उस जुताई के बाद अपने खेतों में हल्का पानी भरवा देना है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। पानी भरवाने से हमें ये फायदा मिलेगा क्योंकि हमारे खेतों में प्रॉपर नमी होनी चाहिए। जो हमारा खीरे का बीज होता है उसको काफी हाई मॉइस्चराइजर चाहिए उसको अपनी खेत उपज के लिए, अपनी सही पैदावार के लिए, सही फुटाव के लिए उसको सही मॉइस्चराइजर काफी इंपॉर्टेंट होता है खीरे की क्रॉप में हमें। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया इसका सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है। उसके बाद से उसका जो बेसल डोज होगी कौन कौन सी खाद लेना है, कितने कितने डोज में लेना है। अब नेक्स्ट हमारा जो बात करते हैं वो हमारा टेम्परेचर। खीरे की क्रॉप के लिए जो सही टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होता है। तो खीरे की क्रॉप के लिए हमें 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर जो है काफी सूटेबल माना जाता है। अगर जो बात करते हैं सोइंग टाइम, यानी कि जो बुआई का समय होता है उस टाइम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो उस टाइम का टेम्परेचर हमें जो कि 22 डिग्री से 30 डिग्री का होना चाहिए, जो कि अमूमन हमें फरवरी से मार्च के बीच में हमें काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। तो सही क्राइटेरिया में मोटा-मोटी ये भी समझ लें कि जो फरवरी से मार्च तक का जो टाइम होता है वो हमारी खीरों की जो बुआई होती है उसके लिए काफ़ी सूटेबल होता है, काफ़ी सही होता है। अब बात कर लेते हैं इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है। तो हमारा अगला पॉइंट है अपने खेतों में बीज की बुआई का जो सही मापक है, कितने केजी बीज हमें अपने खेतों में डालना होता है वो। तो हमें ये समझ लें कि 1 किलोग्राम बीज हमें प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में बुआई करा देनी है। 1 किलोग्राम हमारी जो बीज होती है काफ़ी सही मापक है अपनी खेतों की बुआई के लिए, ना ही कम है और ना ही अधिक है, काफ़ी एक्यूरेट मापक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारे जो बीज का जो बुआई है उस टाइम अपने खेतों पे क्या देना चाहिए जिससे हमारे जो बीजों की फुटाव अधिक है, जल्दी से आए, बीज जल्दी उपचारित हो। जो कि DAP आती है, इसे डाई बोलते हैं, और प्लस एक ह्यूमिक एसिड। इन दोनों फर्टिलाइजर का हमें मिक्स करके थोड़ा थोड़ा बीज के साथ अपनी जो उसमें जो गड्ढे बने होते हैं उसमें डालते जाना है बीज के साथ, जिससे हमारा क्या होगा, जो हमारा ह्यूमिक एसिड है और जो हमारा डाई है। अब बात करते हैं DAP का यूज़ क्या होता है। DAP हमारी जो फसल है उसके आसपास काफ़ी अच्छी नमी बनाई रहती है, उसको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट हमको देती रहती है। अब वही बात लेते हैं ह्यूमिक एसिड का रोल क्या होता है, जो हमें बीज के साथ ही देना है, उसका जो रोल क्या होता है। अब ह्यूमिक एसिड होता है वो काफ़ी अच्छा जो फास्ट जर्मिनेटिंग का काम करता है, यानी ये समझ लें कि जो हमारी जो बीज की जर्मिनेशन होती है, जो फुटाव निकलती हैं बीज से, वो काफ़ी तेज़ी से निकलती हैं। हमारा जो बीज का फुटाव जल्दी होता है जिससे हमारे पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ, या फिर बीज के जो फटके उसमें से कलियां निकलती हैं वो काफ़ी तेज़ी से निकलती हैं। तेज़ी से निकलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि जब तेज़ी से बीज निकलेंगे और ज़मीन के सब सरफेस से बाहर जाएंगे तो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगी, जो सूरज की किरणें हैं उसको स्थगित कर पाएंगी। उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि जो हमारी जो ग्रोथिंग का जो प्रोसेस होता है अपनी फसलों में वो काफ़ी फास्ट होगा, जिससे हमारी जो फसल है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि बीज उपचार कैसे करना है, कौन कौन सी खादों का यूज़ करना है अपनी बुआई के टाइम, बेसल डोज के टाइम। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इरिगेशन कब कब करना चाहिए अपनी खेतों में, खीरे की खेतों में। तो इरिगेशन ये समझ लीजिए, जो हमारे जो प्लांटिंग होता है, जब अपनी खेतों में बुआई करते हैं बीज की, उसके बाद दूसरे से तीसरे दिन अपने खेतों में उसको पानी दे देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा खीरे की जो क्रॉप होती है उसको काफ़ी अधिक
पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको खरीफ क्रॉप होती है जो कि समर टाइम में जाके वो कहीं मैच्योर हो पाती है, जिससे गर्मी की वजह से उसको काफ़ी अधिक पानी चाहिए होता है। इसीलिए हमारे जो बुआई से दूसरे से तीसरे दिन अपने खेतों में हमें पानी दे देना चाहिए। अब दूसरे पानी देने के बाद अपने खेतों में जो नेक्स्ट पानी जो नेक्स्ट इरिगेशन देना होता है, अगला पानी देना होता है, वो 4 से 5 दिन के अंदर हमें गैप करके देते रहना चाहिए। जो कि एक खरीफ क्रॉप है तो उसमें हमें अमूमन 10 से 12 इरिगेशन कंपलसरी लगना है। वही जो हमारा रबी क्रॉप्स होती हैं उसमें हमारे 5 से 8 इरिगेशन लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसमें कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है जिससे हमारी डिजीज भी कंट्रोल हो, डिजीज भी ना हो, अलग अलग तरह की बीमारियां भी ना हो, काफ़ी हमारा जो पौधा है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करे, काफ़ी अच्छा उसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा मिले, काफ़ी अच्छी पैदावार दे। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी दवाइयों का अपने खेतों में स्प्रे करना है। जो हमारा खीरे का बीज, खीरे की जो क्रॉप होती है उसको नाइट्रोजन हमें काफ़ी मॉडरेट फॉर्म में देना है, मतलब काफ़ी हल्का, क्योंकि ये जो खीरे की हमारी जो क्रॉप होती है इन्होंने नाइट्रोजन काफ़ी मॉडरेट फॉर्म में उसको यूज करती है। लेकिन बट जो हमारा फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में उसको यूज करना होता है, काफ़ी हाई अमाउंट में उसको चाहिए होता है। उसके उस बातों का ध्यान रखते हुए हमें जो पहला फर्स्ट स्प्रे लेना है अपनी खीरे की फसल के ऊपर, जो पहला स्प्रे लेना है उसमें हमें मिक्स करना है जो कि NPK 19-19-19। अगर हम NPK को नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हमने अभी बेसल डोज के अंदर फॉस्फोरस और पोटेशियम दे दिया है, अगर हम इस NPK को यूज नहीं करना चाहते हैं, कोई एक अच्छा सा टॉनिक जो कि सीडवीड है, जो कि ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक प्लस फ्लोविक एसिड जो कि हमारा ह्यूमोसोल आता है, ह्यूमिक एसिड प्लस फ्लोविक एसिड जो कि 50 ml प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, प्लस एक हमारा जो कीटनाशक है वो लेना है। जैसे हम इमिडाक्लोप्राइड जो कि 17.8% के कॉम्बिनेशन में आता है, उसको हमें 10 ml प्रति 20 ml प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से उसको ले लेना है। प्लस उसके साथ हमें जो कि 12% है और मैंकोजेब जो कि 63% के कॉम्बिनेशन में हमें जो कि 25 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से ले लेना है। इन तीनों दवाओं को अच्छे से घोल बना के अपने खेतों में स्प्रे कर देना है। अब पहले स्प्रे के बाद हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी जो हमने जो ह्यूमिसोल लिया था, जो कि ह्यूमिक एसिड प्लस फ्लोविक एसिड लिया था, उसका रिजल्ट हमें ये अपने खेतों में ये देखने को मिलेगा। जो हमारी फसल है उसकी जो बढ़ोतरी क्षमता होती है, जो ग्रोथ वो काफ़ी तेज़ी से होने लगेंगी, उसके जो पौधे होते हैं वो काफ़ी हरे भरे, उसके अंदर क्लोरोफिल की कंटेंट काफ़ी अधिक हो जाएगी, जिससे वो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस को काफ़ी इजीली और काफ़ी हाई अमाउंट में कर पाएगा। जो कि फोटोसिंथेसिस हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं, वो काफ़ी अधिक और तेजी मात्रा में कर पाएगा, जिसका परिणाम स्वरूप हमें ये देखने को मिलेगा हमारी जो फसल है उसमें काफ़ी अच्छा सा काफ़ी तेजी से ग्रोथ आएगा। अब सेकेंड जो हमने इंसेक्टिसाइड लिया था जो कि इमिडाक्लोप्राइड 7.8% में कंटेंट में लिया था, उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलेगा। जो हमारी जो शुरुआती स्टेज होती हैं किसी भी फसल की, उसमें हमारे जो काफ़ी अन्य तरह के जो छोटे छोटे कीट पतंग या फिर कीट होते हैं वो काफ़ी अधिक जो एफिड्स होती हैं काफ़ी अटैक करती हैं। उसके लिए हमें अपने उसके बचाव के लिए हमने इमिडाक्लोप्राइड 7.8% का जो टेक्निकल का जो इंसेक्टिसाइड आता है वो लिया था। नाशक लिया था कार्बेंडाजिम मैंकोजेब। उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है हमारी जो खेत है उसमें जो फफूंदियों की जो संक्रमण की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। अब बात कर लेते हैं इसके जो नेक्स्ट स्प्रे हुआ वो है हमारे जो पहले स्प्रे के 12वें से 15वें या फिर 15वें से 20वें दिन के बाद इसका दूसरा स्प्रे ले लेना है। अब दूसरे स्प्रे में हमें क्या क्या लेना है, तो दूसरे स्प्रे में हमें NPK जो कि 20-20-20 ये कंपलसरी होगा, NPK 20-20-20 प्लस उसके साथ NPK 20-20-20 प्लस NPK 20-20-20 जो कि 100 ग्राम प्रति 20 लीटर के पंप के हिसाब से, प्लस बोरोन जो कि 30 ग्राम प्रति 20 लीटर के पंप के हिसाब से, प्लस एक इंसेक्टिसाइड जिसमें हम जो प्रोफेनोफोस 40% ले सकते हैं। अब इन तीनों दवा को हमें घोल बना के अपने खेतों में अच्छे से स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट हमें भी मिलेगा जो हमारी जो हमारी पौधों की जो वनस्पति वृद्धि होती है जो कि हमें वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं, उस पर काफ़ी अच्छी सी जो मॉडरेशन आती है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि लास्ट हमारा स्प्रे होता है वो ले लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्प्रे है
उसको हम 15 से 20 दिन के बाद जो सेकेंड स्प्रे उसके बाद ले लेंगे। अब इस स्प्रे में हमें क्या लेना है, तो इस स्प्रे में हमें लेना है 05234 NPK, जो कि 05234 100 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, प्लस बोरोन जो कि 30 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से। हमें एक फंगिसाइड ले लेना है जो कि 25 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, जो कि फंगिसाइड में हमारा यह जाएगा जो पिपथारोनिल, उसके बाद से हमारा पिप्रोनिल आ जाएगा, पिप्रोनिल आ जाएगा, कार्बेंडाजाइम आ जाएगा, मैंकोजेब आ जाएगा। इन सभी फंगिसाइड से किसी एक फंगिसाइड को चूज कर लेंगे और इन दवाओं के साथ मिक्स करके उसको अपने खेतों में स्प्रे करा देना है। एंड द एंड हमें क्या इसका ये रिजल्ट मिलेगा, हमारी जो इस टाइम में हमारी जो फसल है उसमें फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन दवाओं का स्प्रे से हमारी जो फल हैं उसमें काफ़ी अच्छी सी वृद्धि देखने को मिलेगी, फलों का साइज भी बड़ा होगा, प्लस उसमें हमारे जो किसी भी तरह के कीट या फिर किसी भी तरह के कीटों की या फिर किसी तरह की फफूंदी की हमें अपने खेतों में अपने फसलों में प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। और हमेशा से यही कहा जाता है कि जो बचाव होता है उपचार से काफ़ी सही होता है। तो इन दवाओं का स्प्रे करके अपनी खेतों में हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे अपनी खेतों में इंसेक्ट्स का कंट्रोल भी कर सकते हैं, इंसेक्ट्स की अटैक नहीं आएगा, फंगस का अटैक नहीं आएगा, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपनी खेतों में हमें देखने को मिल सकता है। तो आज हमने बात कर लिया इसके ऊपर डिस्कस कर लिया कौन कौन सी बीजों का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन कौन सी सीड ट्रीटमेंट्स होती हैं, किन दवाओं का यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी खाद अपनी खेतों में दे सकते हैं। ऑल आर थिंग आर डिस्कस हमने इन दिस वीडियो। अगर किसी और अन्य फसलों के ऊपर कोई और अधिक जानकारी चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि आपकी खेतों में कोई और भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए राम राम।